हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो आज हम कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 कर लेंगे। इस पे हम देख लेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए देखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर पे, इससे पहले जो लेक्चर था उस पे हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर उसको अच्छे से पढ़ लिया। और हमने ये भी देखा जितना जितना हम आगे गए उतनी उतनी एडवांसमेंट्स आ गई कंप्यूटर की दुनिया में। एडवांसमेंट्स हुई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई। और यहाँ पे आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ लोगे? मेन जो एडवांसमेंट होती है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर में होती है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में होती है। ये दो जगहों पे आप देखोगे जनरेशंस में मेन मेन जो चेंज होती है वो हार्डवेयर में होगी और सॉफ्टवेयर में होगी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैंने पहले वीडियो पे समझाया है, वहां पे आप देख सकते हो हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमने यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस नहीं करनी। द मेन थिंग जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, जनरेशंस देखना है। हम सब जानते हैं आज की दुनिया में, आज की डेट में कंप्यूटर की 5th जनरेशन चलती है। ये देख लेंगे फर्स्ट जनरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने आपको हिस्ट्री में ही बोला, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कंप्यूटर्स की, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जब हमने पढ़ा तो हमने देखा 1600 से हमें कैलकुलेटिंग का मेथड आता है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ से हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हमने देखा किस तरह से कंप्यूटर अपने फेज पे जाता है। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करता था, एडवांसमेंट हुई, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हुआ। लेकिन यहाँ पे जनरेशन नहीं, हमने क्यों नहीं पढ़ा मैकेनिकल की जनरेशन, क्यों नहीं पढ़ा हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल की जनरेशन, वो सब बता दूंगा। क्योंकि मैकेनिकल से डायरेक्ट हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल आ गया, क्योंकि इसके हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस नहीं देखी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आया जब टेबुलेटिंग मशीन से स्टार्ट हुआ जो हमारा। ठीक है, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में हम गए, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जब हम गए, कब से? जब से हमारा इनैक डिस्कवर हुआ, हमारा इनैक जब से इन्वेंट हुआ। ठीक है, तब से हमने देखा कि एडवांसमेंट्स आती है, हार्डवेयर में चेंज होती है, सॉफ्टवेयर में चेंज होती है। वो चेंजेस हम अपने निचले वाले नीचे हम डिस्कस कर लेंगे आगे लेक्चर में। हम उन चीज़ को, उन चेंजेस को अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो क्या होता है। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आई कंप्यूटर में, कंप्यूटर वही है, इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, लेकिन ठीक है अभी फंक्शन वही करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। चेंजेस आती है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में। अभी हम इसको हिस्ट्री पे नहीं डाल सकते हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी चीज नहीं जो इस इलेक्ट्रॉनिक को चेंज करेगी। जब इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट चेंज होगा तब ये हिस्ट्री पे आएगा, तो तब जनरेशन उनकी बन जाएगी। ठीक है, जो भी यहाँ पे चेंज होगा। तो देखो, अब हम देखेंगे जब भी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में चेंज आई, टेक्नोलॉजिकल चेंज आई, कंप्यूटर की जनरेशन भी चेंज हुई। फर्स्ट जनरेशन जब हमने देखा, ठीक है, जहां से हमारा इनेक स्टार्ट हुआ 1946 से 1955। आपको डेट्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, डेट्स नहीं पूछेंगे, डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट डेट से, इन चीज़ों के पीछे आप मत जाओ। सिर्फ याद रखो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ था, कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, जहाँ तक हम बात करेंगे कंप्यूटर का जो मेन हार्डवेयर होता है उसको हम स्विचिंग डिवाइस बोलते हैं, या इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं हम। ठीक है, प्रोसेसर भी बोलते हैं या स्विचिंग डिवाइस भी बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा स्विचिंग डिवाइस था, स्विचिंग डिवाइस क्यों? देखो, किसी को पता होगी, किसी को पता नहीं होगी। हमारा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, बाकी कोई लैंग्वेज इसको समझ नहीं आती। जो भी हम यहाँ से बोलते हैं वो सारा इसमें चला जाता है कोड की फॉर्म में। ठीक है, मतलब मशीन लेवल, मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज क्या है? 0 और 1 की फॉर्म में जो भी हम बोलेंगे सारा इस पे ट्रांसलेट होगा और जाके कंप्यूटर को बताएगा 0 और 1 की फॉर्म में, फिर जाके हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें आगे भी पढ़ना है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। देखो, फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर का स्विचिंग डिवाइस था, स्विचिंग क्यों? स्विचिंग इसलिए हमें पता है, स्विच
ऑन ऑफ होता है, इसीलिए कंप्यूटर ऐसे ही फंक्शन करता है, 0 1 ऑन ऑफ 0 1। इसीलिए स्विचिंग डिवाइस भी बोलो या इसको प्रोसेसर भी बोलो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। देखो, पहली जनरेशन में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स लाए गए, ठीक है। प्रोसेसर कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब्स। आप मानो हमारे बल्ब जैसे ये वैक्यूम ट्यूब्स, बड़े वैक्यूम ट्यूब्स थे, ठीक है। पूरे कमरे को ये सारी जगह ये ऑक्यूपाई करते थे, ठीक है। रूम की सारी जगह ऑक्यूपाई करते थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में आए एज ए स्विचिंग डिवाइस या प्रोसेसर। तो और इसकी स्टोरेज जो आज हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, उन दिनों मैग्नेटिक ड्रम्स था हार्ड डिस्क, इसका यहाँ स्टोरेज जो थी, ठीक है, मेमोरी यूजर फॉर स्टोरेज, तो मैग्नेटिक ड्रम्स थी। और एक बात आप याद रखेंगे यहाँ पे, कौन सी बात? कि पंच कार्ड्स वेर यूज्ड फॉर फीडिंग इनपुट। क्या होता था? अब तक कीबोर्ड का कंसेप्ट नहीं आया था। पंच कार्ड्स हमने जेकार्ड्स लूम पे देखा, जो पंच कार्ड्स वहां से निकल के आए, तो यहाँ पे भी पंच कार्ड्स का इस्तेमाल होता था। अब तक हमारा ये ना इसको क्या बोल रहे हैं, कीबोर्ड इन्वेंट नहीं हुआ था, तो अब तक हम पंच कार्ड से काम करते थे, पंच कार्ड के थ्रू हम इनपुट देते थे, और वैक्यूम ट्यूब यहाँ पे प्रोसेसर था, प्रोसेस करता था, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है। अब लैंग्वेज मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पे सबसे यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर ओनली लैंग्वेज समझता है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, और ये बहुत डिफिकल्ट होती है। तो यहाँ फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज ही इस्तेमाल हुई, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती थी, 0 और 1 की फॉर्म में होती थी। देखो क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज को दो चीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, और थोड़ा एडवांस्ड, मशीन से थोड़ा एडवांस्ड हम बोलेंगे असेंबली लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 से काम चलता है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सिंबॉलिक लैंग्वेजेस आगे अगर हमें सिलेबस में था वो आगे कर लेंगे। फिलहाल आप याद रखो जनरेशन में कि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे यहाँ तो आपका सारा जनरेशन का कंसेप्ट ही निकल जाएगा। आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या यूज़ हुआ। लैंग्वेज की अगर बात कर लेंगे, मशीन लैंग्वेज हमारे फर्स्ट इस पे यूज हुई फर्स्ट जनरेशन में। अगर स्पीड का पूछा तो इस पे स्पीड क्या थी, 300 माइक्रो सेकेंड फर्स्ट जनरेशन की, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसर था, क्योंकि बड़ा प्रोसेसर था, टाइम लगता था, ठीक है, तो 300 माइक्रो सेकेंड्स एज कम्पेयर टू अदर जनरेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो स्पीड है ये बिल्कुल कम थी, ठीक है, स्लो थी। लेकिन अगर बात कर लेंगे अब कंप्यूटर की, क्योंकि जनरेशन पे आ गया, एडवांसमेंट इसमें आ गई, हिस्ट्री जो हमने पढ़ा उनसे तो फास्ट था ये, ठीक है। प्रीवियस जो कंप्यूटर्स थे उनसे तो ये फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स फास्ट थे। और एक बात, ऑपरेटिंग सिस्टम आगे पढ़ना हमें डिटेल में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप याद रखो, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच का नाम से ही पता चलता है कि कोई काम करता है ये बैच में करता है, ठीक है। यानी कि मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग अब तक नहीं था, जो भी काम था बैच में करता था। पहले फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 कंप्यूटर के पास टास्क गए, पहले ये 1 का काम उठाता, पहले इसको कंप्लीट करता, ये बैच खत्म करता, उसके बाद ये वाला बैच उठाता, सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, यानी कि सीक्वेंस में चलता था। इसीलिए यहाँ पे सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं हम, कि काम करता था सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में, सीक्वेंस वाइज में, पहले इसको उठाया, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो बैच इसमें पहले इसका बैच बनाया, तो इसका काम पहले निपटाया, उसके बाद सेकंड पे जाएगा, उसके बाद थर्ड पे जाएगा। इस तरह बैच इसमें ये काम करता था। अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेंगे तो नॉर्मली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आप सेम ही करेक्टरिस्टिक्स देखोगे, इसलिए मैंने एक ही जगह लिखा। क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स थे, तो बहुत बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है, बहुत बड़ा कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन में। लॉरेज थे, यानी कि जब लॉरेज थे तो पोर्टेबल नहीं थे, नॉन पोर्टेबल, क्योंकि बड़े कंप्यूटर जब थे, बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स जब थे, जब पूरे रूम पे ही वो ऑक्यूपाई करते थे, तो कहाँ उनको पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। तो पोर्टेबल नहीं थे, नॉन पोर्टेबल थे। और जब एक सेकंड, हाँ,
चलिए, प्रोड्यूस लॉरेज हीट, और इनको चलाने के लिए जनरेटर्स की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते थे। जब जनरेटर लगाया उसका मतलब पावर सप्लाई भी इनको बहुत ज़्यादा देनी थी, इंक्रीज पावर सप्लाई लगती थी, हीट भी बहुत जनरेट करते थे। जब हीट जनरेट करते थे तो इनको क्या करते थे हम, तो इनको एसी रूम्स में रखा करते थे, क्योंकि अब तक फैन्स का कंसेप्ट नहीं था। आज हम देखते हैं हमारे लैपटॉप्स पे फैन्स लगे हुए हैं, उन दिनों फैन्स नहीं थे। कंप्यूटर हीट जब प्रोड्यूस करता था तो उनको एसी रूम्स में रखा जाता था, ठीक है, ताकि उस हीट को कंपनसेट किया जाए। सो इसीलिए मैंने लिखा है एसी रूम्स वर रिक्वायर्ड यूज्ड सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग मेथड, जो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस में करता था, पहले एक काम को निपटाता था, फिर दूसरे काम पे आता था, फिर तीसरे काम पे आता था। ओके, तो क्या अब फर्स्ट जनरेशन में आप लोगों ने क्या सीखा कि जो प्रोसेसर था वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर था। जब वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर था उसका मतलब ये बड़े थे, नॉन पोर्टेबल थे, बहुत सारी हीट लगती थी, पावर सप्लाई बहुत सारी लगती थी। जब पावर सप्लाई हीट बहुत आई तो एसी रूम्स पे रखा हमने, स्पीड लो थी एज कंपेयर टू अदर जनरेशन, जो हम नीचे जनरेशन देखेंगे सेकंड थर्ड, क्योंकि अब मॉडिफाई हो जाएगा। पहले ही बोला ना, स्विचिंग डिवाइसेस, यानी कि हार्डवेयर में चेंज आती है, स्विचिंग डिवाइस मॉडिफाई होगा, प्रोसेसर मॉडिफाई होगा, तो स्पीड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और क्या देखा, यहाँ पे जो स्टोरेज थी मैग्नेटिक ड्रम्स में स्टोर होता था, यानी कि जो आज हम हार्ड डिस्क देखते हैं उन दिनों का हार्ड डिस्क हमारा था मैग्नेटिक ड्रम्स। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, इनका यूजेज क्या था, ये मेनली साइंटिफिक यूज़ इनका, वो मैंने हिस्ट्री में भी आपको बताया, ठीक है, इनैक वगैरह, तो ये साइंटिफिकल यूज़ था इनका। एग्जाम्पल्स इनैक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हमने देखा, ठीक है। उसके बाद इडसेक, जिसमें एस बोला था, याद रखो, स्टोरेज वाला, परमानेंट स्टोरेज, यानी ये फर्स्ट जनरेशन में, इनके नाम आप याद रखोगे। यूनिवेग भी याद रखोगे, IBM 650 भी याद रखोगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, तो कुछ ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जाएंगे हम सेकंड जनरेशन में, अब आपको बेसिक समझ आ चुका है कहाँ पे चेंज होगा, अब कुछ नहीं लगेगा हमें, ठीक है। चलो, सेकंड जनरेशन का टाइम तो बिल्कुल याद नहीं रखना आप लोगों को, जिसको मतलब जो चाहता है वो ये टाइम याद रखो। यहाँ पे क्या होता है, जब इन्होंने देखा कि हमारा स्विचिंग डिवाइस या प्रोसेसर बहुत बड़ा है, वैक्यूम ट्यूब जो था बहुत बड़ा था, ठीक है, तो इन्होंने कहा अब हम क्या कर लेंगे, थोड़ा एडवांसमेंट्स लाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स में, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स अब आ गए हमारे सेकंड जनरेशन में, जो स्विचिंग डिवाइस था, यानी कि मेन जो हार्डवेयर था वो ट्रांजिस्टर्स बन गए, ठीक। इन ट्रांजिस्टर्स का अब जो साइज था एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, ये बिल्कुल स्मॉल थे, उनसे स्मॉल थे, बिल्कुल नहीं उनसे स्मॉल थे वैक्यूम ट्यूब से। और एक बात है, हाँ, वैक्यूम ट्यूब का मैं भूल गया, यहाँ पे आप लिखोगे वैक्यूम ट्यूब को किसने इन्वेंट किया था, ए फ्लेमिंग ने, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ पे था, वैक्यूम ट्यूब, उसको आप लिखोगे इन्वेंटेड बाय ए फ्लेमिंग। तो ट्रांजिस्टर्स को किसने इन्वेंट किया, बेल लेबोरेटरीज ने, ठीक है, बेल लेबोरेटरीज ने ये इन्वेंट किया। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा जो मेमोरी थी, वहाँ पे जो हार्ड डिस्क था, मैग्नेटिक ड्रम्स पे मेमोरी, यानी कि स्टोर इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी मैग्नेटिक ड्रम्स पे। यहाँ पे दो आपको मिलेंगी, दो चीज़ें, दो स्टोरेज आप देखने को मिलेंगी यहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी भी, सेकेंडरी मेमोरी भी। जैसे कि आज हम देख रहे हैं वो रैम राम वगैरह, फिलहाल उनको आप साइड पे रखो। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक कोर हमारा प्राइमरी स्टोरेज था, ठीक है, और मैग्नेटिक डिस्क हमारे सेकेंडरी स्टोरेज थे। ये प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, अरे जो भी स्टोरेज हमारे प्रोसेसर से डायरेक्टली लिंक होगी, हमारे प्रोसेसर से जिसको डायरेक्टली लिंक होगी जो मेमोरी, उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे, और जो इनडायरेक्टली लिंक होगी उसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। आई बात आपको समझ में। तो प्रोसेसर कौन सा है यहाँ पे, ट्रांजिस्टर्स के साथ जो मेमोरी लिंक थी, डायरेक्टली अटैच थी, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज, और वो कौन सी थी, मैग्नेटिक कोर, और मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी थी, ठीक है। लैंग्वेज की बात कर लेंगे, अब थोड़ा एडवांसमेंट्स आ गए कंप्यूटर में, एडवांसमेंट्स आ गए कंप्यूटर की, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की दुनिया में एडवांसमेंट्स तो आएंगे, सेकेंड जनरेशन पे है, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स आएंगी। तो वहाँ पे हमने देखा मशीन लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन उससे थोड़ा मॉडिफाई है असेंबली लैंग्वेज। और यहाँ पे
अब हाई लेवल लैंग्वेज भी थोड़ा थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज का भी कंसेप्ट अब आया, हाई लेवल लैंग्वेज भी समझने लगा कंप्यूटर, जैसे कि फॉरट्रैन, ठीक है, कोबॉल, इसका मतलब होता है, फॉरट्रैन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबॉल का मतलब, ठीक है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड 10 माइक्रोसेकंड तक जा गई, ठीक है। अब स्पीड इंक्रीज हुई तो प्रोसेसर कौन सा था यहाँ पे जो इस जनरेशन में प्रोसेसर लगा, ट्रांजिस्टर की बात देखी हमने, ठीक है, जो प्रोसेसर था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पे आप देख इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखोगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा छोटा लिखा है, दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक सेकंड में जूम करता हूँ इसको, ये वाला आप देखोगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है टाइम शेयरिंग? मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन दिस जनरेशन। मल्टी प्रोग्रामिंग, अब एक साथ बहुत काम हो सकते हैं। वही एग्जांपल लेंगे 1 2 3, ठीक है, तो बैच में अब काम नहीं होगा, ठीक है, कंप्यूटर इसको भी उठाएगा इसको भी उठाएगा, लेकिन टाइम शेयरिंग थोड़ा टाइम देगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट है 6 मिनट इसको देगा, 4 मिनट इसको देगा, तो टाइम शेयरिंग में ये काम कर लेगा। अभी रियल टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं आया है, वो नीचे देखोगे आप लोग। तो इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सेकंड जनरेशन में आ चुका था, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, यहां पे एक बात अगर मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर, और स्विचिंग डिवाइस क्या है हमारा, हार्डवेयर। इन दो में ही हम डिफरेंसेस देख रहे हैं ना, इन दो में ही हम चेंजेस देख रहे हैं ना। जैसे कि फर्स्ट में जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था स्विचिंग डिवाइस, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बेज ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब चेंज हुए, मैं आपको जनरेशन समझाता हूँ किस तरह से हार्डवेयर में चेंज आई, सॉफ्टवेयर में चेंज आई। तो स्विचिंग डिवाइस चेंज हुआ ट्रांजिस्टर्स में, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किए ट्रांजिस्टर्स ने। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग पे पहुंचा, तो मेनली इन्हीं पे चेंज होती है, कहीं ना कहीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में चेंज होती है, और हमारी जनरेशन भी चेंज हो जाती है। तो एज कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ये बहुत स्मॉल थे, हीट भी कम कर रहे थे प्रोड्यूस, यानी कि थोड़ा एफिशिएंट बन गया। मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज भी इस्तेमाल में आई। तो इसकी एग्जांपल अगर बात कर लेंगे हम, मेनली ये कमर्शियल यूज़ था, इसकी यूजेज कमर्शियल थी। तो जब कमर्शियल यूजेज थी उसका मतलब बिजनेस के ओरिएंटेड ही कुछ ना कुछ होगा। ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, ट्रिक से याद रखो। IBM के जो भी कंप्यूटर्स यहाँ पे, जो भी नहीं सॉरी, कुछ कंप्यूटर्स जैसे 1620, 1401, IBM 7090 और PDP-1, ये कंप्यूटर्स आपके सेकंड जनरेशन में आएंगे। इसका कमर्शियल यूज हमने देखा जो भी है। अब थर्ड जनरेशन में अब कोई नहीं, ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा चेंज कहाँ पे होगी, स्विचिंग में, स्विचिंग डिवाइसेस में, प्रोसेसर में, या ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन चेंजेस होंगी। तो अब ट्रांजिस्टर्स हमने सेकंड जनरेशन पे देखा, थर्ड जनरेशन पे क्या कर लेंगे, ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करते हैं अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, ICs। अब एक चिप देखने को मिलेगी हमें, उस पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए होंगे, ठीक है, और ये चिप बनी हुई है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से। चलो डिस्कस करते इसी को नीचे। देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने रिप्लेस किया किनको, ट्रांजिस्टर्स को। सेकंड जनरेशन के स्विचिंग डिवाइस अब रिप्लेस हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट ने चेंज किया। और इस इंटीग्रेटेड सर्किट को डिस्कवर किसने किया था, ड्यूलोप, यहाँ पे ड्यूलोप्ड है, यहाँ डेवलप्ड बाय किल्बी एंड नॉइसी। मैंने बहुत बार किल्बी का नाम सुना, नॉइसी का नाम एक दो बार सुना मैंने, इसीलिए किल्बी एंड नॉइसी लिखा मैंने। अगर किल्बी अकेला है, ठीक है, ऑप्शन में आपके फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट किल्बी, बी पार्ट नॉइसी, ठीक है, जो भी है आप किल्बी के साथ जाएंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट किल्बी है। अगर कहीं पे किल्बी एंड नॉइसी थे तो तब आपको इसके साथ जाना है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज किल्बी। इसमें क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांजिस्टर, फॉर एग्जाम्पल ये चिप एक है, ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को इन्होंने एक चिप में डाला, ठीक है, एक चिप में डाला, और ये चिप
सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बनी हुई थी। सिंपल सी बात है, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया, या ऐसे बोलेंगे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक चिप में लाया गया और इस चिप को हमने बोला, यानी कि इन ट्रांजिस्टर्स को मिला के हमने बोला इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना, इंटीग्रेट हुआ है यहाँ पे सर्किट, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोला जाता है। इस जनरेशन में अब हमने स्विचिंग डिवाइस में तो बात करी, स्विचिंग डिवाइस में इंटीग्रेटेड आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आया, और अब बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके सॉफ्टवेयर की। कौन सा आया, रियल टाइम शेयरिंग, मतलब अब रियल टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट आया, मल्टीटास्किंग होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग होगा, एक साथ काम कर लेगा और वो भी रियल टाइम में, ठीक है, रियल टाइम में। क्या होता है रियल टाइम, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 और 4 टास्क कंप्यूटर के पास आए, कंप्यूटर हर एक को अपना अपना टाइम देगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए 2 सेकंड, इसके लिए 1 सेकंड, इसके लिए और 2 सेकंड, इसके लिए 3 सेकंड, एग्जाम्पल की बात है, ठीक है। तो ये अपना काम 2 सेकंड में ही खत्म कर लेगा, ये 1 सेकंड में खत्म कर लेगा, ये 2 सेकंड में, तो ऐसे कंप्यूटर काम कर लेगा, ठीक है, रियल टाइम। और मल्टी प्रोग्रामिंग, एक साथ ये काम कर लेगा। स्टोरेज की बात यहां पे कर लेंगे तो मैग्नेटिक कोर प्राइमरी स्टोरेज था और मैग्नेटिक डिस्क जो थे सेकेंडरी स्टोरेज थे। मैग्नेटिक डिस्क के साथ मैग्नेटिक टेप भी कहीं कहीं सेकेंडरी मेमोरी में इस्तेमाल होते थे। ये कहाँ पे, यानी कि प्राइमरी मेमोरी की आपको पता होगा, जो प्रोसेसर से डायरेक्टली लिंक होगा प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे, ठीक है, जो प्रोसेसर से इनडायरेक्टली लिंक होगा सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखो, मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे आपकी सेकेंडरी मेमोरी थी। वहां पे क्या देखा था हमने, शाबाश। उसके बाद देखेंगे हम इसकी लैंग्वेज, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज देखा था हमने, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हुआ, मतलब अब हमने देखा फर्स्ट में मशीन लेवल लैंग्वेज, जो लो लेवल लैंग्वेज थी मशीन लेवल, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आ गई, असेंबली लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ में आ गई। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज, बेसिक, ये इसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आप याद रखो, बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल भी यहाँ पे यूज़ में आई। और सी लैंग्वेज जो है लेटर स्टेज पे, इसकी आखिरी लेटर स्टेज पे सी लेवल लैंग्वेज भी इस्तेमाल में आई। ओके, अब उतना टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया है। मेनली आप फर्स्ट से थर्ड तक, फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन तक आप करेक्टरिस्टिक्स वो ही रख लेंगे, ठीक है, वो ही रख लेंगे करेक्टरिस्टिक्स, बस कुछ ही चेंज करना है। जैसे कि यानी कि उससे सुमाल था, थोड़ा सुमाल था, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में आप देखो, थोड़ा मैं आपको चेंजेस बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या होता है। फोर्थ जनरेशन को माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन भी बोलते हैं। नाम से ही पता है, जब माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन बोलते हैं उसका मतलब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट आएगा। हमारा स्विचिंग डिवाइस रिप्लेस होगा, माइक्रो प्रोसेसर रिप्लेस कर लेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट को माइक्रो प्रोसेसर रिप्लेस करेगा। या यूँ कहेंगे हम, जब बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हमने मिलाया, जब बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हमने एक जगह लाया, तो इन्होंने बनाया हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, मनी इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन वन चिप। एक चिप में जब पहले हमने देखा बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक चिप में मिलाया तो उन्होंने आईसी बनाया, हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बहुत सारे आईसी बहुत सारे आईसी एक चिप में बने तो इन्होंने क्या बनाया, हमारा माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट आया, ठीक है। इसको हम लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट ही हम लाते हैं, बहुत सारे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हम यहाँ पे लाते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से जा रहा होगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड कमेंट में बोलना, कहीं पे भी अगर इंटरेस्ट भी आता है वो भी कमेंट में बोलना, इसी स्पीड से जाना है तो वो भी, सारा कुछ कहीं पे कुछ गलत है वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप बोल देना, ठीक है। स्पीड इसकी 10 पिको सेकेंड्स थी, उतनी इंपॉर्टेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही बोला, स्विचिंग डिवाइस में चेंज हुआ, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक जगह लाया, माइक्रो प्रोसेसर बनाया हमने, तो माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया पे अब चले गए हम। रियल टाइम शेयरिंग, यहाँ पे भी रियल टाइम शेयरिंग, और थर्ड जनरेशन पे भी हमने रियल टाइम शेयरिंग बोला। तो क्या फर्क हुई, अरे सॉफ्टवेयर में कोई चेंज ही नहीं आई, नहीं। यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आया, वहाँ पे सिर्फ थर्ड जनरेशन में करेक्टर यूजर इंटरफेस का नाम हमने सुना, ठीक है। करेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है, अब यहाँ ग्राफिक्स भी आई, सिंबल्स भी आई। फॉर एग्जांपल जो हमारा करेक्टर यूजर इंटरफेस था ऑपरेटिंग सिस्टम में जो था, ठीक है, जो थर्ड जनरेशन पे हमने देखा,
करेक्टर यूज़र इंटरफेस किस पे लगता था, डॉस वगैरह चीज़ों पे, जहां हमें कमांड देनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मुझे डिलीट करनी है, वहां पे मुझे लिखना था इस तरह से, करेक्टर्स लिखने थे, DELETE जो भी है, डिलीट फॉर एग्जांपल, जो भी डिलीट करना है। लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मुझे डिलीट का बटन ही दबाना है कीबोर्ड में, या माउस से क्लिक करना है मुझे ऑप्शन डिलीट का, सिंबल्स, ठीक है, सिंबॉलिक एक्शन थी यहाँ पे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। तो यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का कंसेप्ट भी आया फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। लैंग्वेज जो यूज थी सी और C++ फोर्थ में, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन में क्या चेंज आई, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, नॉलेज अब डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, इंटरनेट का कंसेप्ट आया, नेटवर्किंग में हुई डिस्ट्रीब्यूट हमारी नॉलेज, ठीक है। सबसे फर्स्ट, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर है तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 है। इसको किसने डेवलप किया था, किसने इन्वेंट किया था, टेड हॉप ने, ओके। टेड हॉप ने हमारे माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर को, जिसका नाम है इंटेल 4004। उसके बाद क्रे 1976, ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड है, इन्वेंटेड बाय क्रे रिसर्च कंपनी, यूएसए की कंपनी है क्रे। इसने क्रे को बनाया और ये भी इसी जनरेशन में आता है। हमारा पीसी भी इसी जनरेशन में आता है, एप्पल सेकंड भी इसी जनरेशन में आता है। तो अब हमें यहाँ से इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। अब तक हमने देखा कि जो हमारे कंप्यूटर्स थे मोस्टली नॉन पोर्टेबल थे। पीसी का कंसेप्ट आया, पोर्टेबल, पर्सनल कंप्यूटर पोर्टेबल, कहीं पे भी आप ले जा सकते हो अपने साथ, ठीक है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स आ गए, उसका मतलब स्मॉल साइज हुआ, पोर्टेबल बन गए, हीट भी कम प्रोड्यूस करते हैं। आप अपने पीसीज में देखो फैन लगा होता है, जब भी थोड़ा हीट अप होता है आपका सिस्टम, फैन चला जाता है, ठीक है, फैन ऑन होता है तो उसका वो कंपनसेट करता है उसकी हीट। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ आपको। अब तक हमने देखा सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती थी, यहाँ पे सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी होगी, यानी कि 1 2 3 टास्क अगर है तो सीक्वेंस में भी होता था, पैरेलल में भी होता था, यानी कंसेप्ट आया पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक दो एक साथ उठाएगा फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग, ये हुई पैरेलल प्रोसेसिंग आपकी। चलिए फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में सारा कुछ बताया मैंने, फैन जो भी है ये आप पढ़ो एक बार, याद आएगा आपको, ओके। अब जाएंगे हम फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, यही जो थे ना इंटीग्रेटेड सर्किट, अब यहाँ अल्ट्रा लार्ज स्केल आया या सुपर लार्ज स्केल, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिलाया, अल्ट्रा लार्ज स्केल। और यहाँ पे मेमोरी जो इस्तेमाल थी ऑप्टिकल मेमोरी की, ऑप्टिकल मेमोरी हम इस्तेमाल करते थे, इसको ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, ओके। फोर्थ जनरेशन की शायद मैंने आपको मेमोरी नहीं बोली, क्या लिखा है मैंने, एक सेकेंड, फोर्थ जनरेशन, हाँ ये देखिए, सेमी कंडक्टर मेमोरी फोर्थ जनरेशन में यूज़ होती थी, ठीक है, एज ए स्टोरेज यूनिट, और स्पीड 10 पिको सेकंड, ठीक है। चलिए फिर अब फिफ्थ में हम पूछे मेमोरी में, मेमोरी फिफ्थ में कौन सी इस्तेमाल होती थी, ऑप्टिकल मेमोरी, और प्रीवियस मेमोरीज भी यहाँ पे साथ साथ चलती थी, ठीक है, इन इंटीग्रेशन, प्रीवियस मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी विथ प्रीवियस मेमोरी, ठीक है। तो स्पीड 10 फेम्टो सेकेंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे जावा है, प्रोलॉग है, तो ये कौन सी लैंग्वेज समझता था, फुल नेचुरल लैंग्वेज। फुल नेचुरल लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज हम यहाँ से बोलते हैं वो वहीं से सुनता है। जैसे कि आज हम देखते हैं रोबोट, हमारा रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ से आप कुछ बोलो वहाँ से रिस्पांस आएगा, मतलब आपकी लैंग्वेज समझता है। यहाँ आप अपने इस पे देखोगे वॉइस की, यहाँ से जो बोलते हैं वहाँ से वो टाइप होता है, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन भी होती है, फेस रिकॉग्निशन भी होता है। तो फुल लैंग्वेज हमारा, फुल नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल जो हम यहाँ से देते हैं वही समझता है, वही चीजें हमारा कंप्यूटर समझता है। कहाँ गया ये, हाँ, तो फुल नेचुरल लैंग्वेज। एप्लीकेशन की बात कर लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें, ठीक है, रोबोटिक्स में, बायोमेट्रिक्स में, वॉइस रिकॉग्निशन में, फेस रिकॉग्निशन में हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। और ये एक बात यहाँ पे देखो, फिफ्थ जनरेशन कब से है, 1985 से प्रेजेंट। अब फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, अब फोर्थ भी चल रहा है हम, ठीक है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन अब जो है एडवांस्ड है, और बियॉन्ड यहाँ से आगे भी चलेगा जब तक ना कुछ चेंज हो जाएगी, एडवांसमेंट जब तक आ जाएंगी।
कहाँ पे थे। तो इसकी एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स में, बायोमेट्रिक्स में, ये चीज़ें हमने किया। अब कुछ फैक्ट्स बोलूँगा मैं। इंडिया का इसी 5th जनरेशन में इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप होता है जिसका नाम है परम 8000। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 8000 1990 में डेवलप होता है। उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया भी 1986 में डेवलप होता है जिसका सिद्धार्था नाम है, ठीक है। पहला हिंदुस्तान का जो कंप्यूटर बना। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रत्युष, ठीक है, प्रत्युष 2018 में डेवलप हुआ था। ये सारी चीज़ें इंडिया के रिलेटेड है। अगर बात कर लेंगे वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, समिट, जो 2019 में डेवलप हुआ था। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।